बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इनर सेल ट्रांजिशन भी लॉन्ग में पूछ सकते हैं। तो एक्सरे प्रोडक्शन में आपने सारा टॉपिक बुक से करना है, ठीक है। मैं सारा गाइड कर रहा हूँ। तो एक्सरे प्रोडक्शन के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं ट्यूब, जिसे हम कहते हैं एक्सरे ट्यूब, जो इवैक्यूएटेड होती है, यानी इसके अंदर वैक्यूम है, ठीक है। और एक्सरे ट्यूब में ये हमारे पास है फिलामेंट, जिसे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये आगे कैथोड लगा हुआ है। हम जब करंट गुजारते हैं फिलामेंट में से, तो फिलामेंट के हीट होने से आगे कैथोड भी क्या करता है, हीट करता है। और कैथोड हीट होकर बाय थर्मियोनिक एमिशन क्या इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट करवाने के लिए आगे हाई वोल्टेज सप्लाई यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट करवाते हैं टूवर्ड्स टारगेट मेटल, जिसके जरिए हमने एक्सरे को प्रोड्यूस करना है, जो हैवी होती है, जिसका एटॉमिक नंबर हाई होता है, जो टंगस्टन हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी हैवी मेटल हो सकती है, और ये यहाँ पे एज एनोड एक्ट करेगी, यानी इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है ताकि इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से इमिट हो रहे हैं वो एनोड की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट। अब जब इलेक्ट्रॉन्स, और आगे बुक में इसमें से टी लिखा हुआ है, यहाँ टी स्टैंड फॉर टारगेट, कि टारगेट मेटल जिसपे हम इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाके टारगेट मेटल के साथ टकराते हैं तो वहाँ से एक्सरेज इमिट होती हैं ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। और ये एरो शो करवाया है ऑयल, ये इधर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हीटिंग इवेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए ऑयल यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है। अब ये एक्सरेज जो इमिट हो रही हैं ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन, वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, ये बताने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इमिट हो रहे हैं फ्रॉम द कैथोड, उनकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, वी के बराबर होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ में बराबर होगी उस इलेक्ट्रिक एनर्जी के जिसके जरिए हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा रहे हैं टुवर्ड्स ए नोड। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, किसके बराबर होगी, वी के। आपको पता है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्यू वी होता है, और यहाँ पे हम क्यू को ई से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, तो क्यू की जगह ई आ जाएगा। तो यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसके बराबर होगी, वी के बराबर होगी। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम ज़्यादा देंगे कैथोड और एनोड के दरमियान, उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगी, ज़्यादा। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब इनर शेल ट्रांजिशन करवाते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आके टारगेट मेटल से टकरा रहा है ना, वो के एल या एम शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे। यानी जितना न्यूक्लियस के करीबी शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा उतना ज़्यादा हाई एनर्जी का एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनर शेल के दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो आ रही है इलेक्ट्रॉन यहाँ से, वो जाके टारगेट मेटल के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रही है, और ख़ुद वो क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, और वो इजेक्ट करवा दिए। तो के शेल में क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी, या होल क्रिएट होगा। इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करने के लिए एल शेल से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो क्या इमिट होंगी, एक्स रेज ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। और इस केस में जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी ना, जब के शेल से हम इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे और उससे एल शेल से इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्यूपाई करेगा, उन एक्स रेज को हम कहते हैं के अल्फा एक्स रेज, जिनकी एनर्जी बराबर होगी ई एल माइनस ई के। यानी एल शेल की एनर्जी में से के शेल की एनर्जी को हम क्या कर देंगे, माइनस, तुम्हारे पास वो एक्सरे की एनर्जी आ जाएगी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप ऑफ एक्सरेस है, हम कहते हैं के बीटा एक्सरेस। के बीटा एक्सरेस कब आती हैं, जब आप के शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करें लेकिन उसको ऑक्यूपाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल शेल की बजाय एम शेल से आए, तो जो एक्सरेस प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम कहते हैं के बीटा एक्सरेस। और के बीटा एक्सरेस की एनर्जी बराबर होती है ई एम माइनस ई के। क्लियर। इस तरह एंड सो ऑन। के गैमा एक्सरेज कौन सी होंगी, जब एन शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह एल अल्फा, एल बीटा, एल गैमा वाली भी सीरीज होती है। यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ के सीरीज की एक्सरेज को डिस्कस किया गया है, तो आपने के अल्फा के बीटा को थोड़ा जस्टिफाई करना है प्रॉपरली हाईलाइट करते हुए। फिर वो ये बता रहे हैं यहाँ पे जो इनर शेल ट्रांजिशन से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है ना, वो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। करेक्टरिस्टिक एक्सरेज मीन्स उनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, ठीक है। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और हम जब इनका एक्सरेज का स्पेक्ट्रम देखते हैं, स्पेक्ट्रम बेसिकली ग्राफ होता है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान। तो ग्राफ ऐसे ओवरऑल कंटिन्यूस होता है। यानी कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि ग्राफ में हमें ये पता चलता है कि एक्सरेज की वेवलेंथ फिक्स नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और उस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिस्क्रीट लाइंस भी शो हो रही होती हैं, स्ट्रेट लाइंस भी शो हो रही होती है। ये स्ट्रेट लाइंस जो है ना, ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस का मतलब क्या है कि इन एक्सरेज के लिए वेवलेंथ स्पेसिफिक है। इनर शेल ट्रांजिशन से जो एक्सरेज आ रही है उनका ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, उनका ग्राफ डिस्क्रीट लाइंस की फॉर्म में है। लेकिन जो बाकी का ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, जिसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पाया जा रहा है, उसकी वजह क्या है वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम की बेसिकली वजह होती है ब्रैम स्ट्रोलिंग।
या ब्रेकिंग रेडिएशन भी इसे कहते हैं। ब्रैम स्टॉलिंग से क्या मुराद है आपको पता होना चाहिए। चार्ज पार्टिकल जब भी किसी टारगेट मेटल से टकरा के स्लो डाउन होते हैं या डीसेलरेट होते हैं तो उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैम स्टॉलिंग डेफिनेशन मैंने आसान वर्डिंग में लिखी, अब ये लिख देना कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय अ सडन स्लो डाउन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाइल पासिंग थ्रू मैटर इन विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्लो डाउन होता है तो उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ऑसिलेट वो कर रहा हो उस वक्त भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करता है। और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के दौरान इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं ड्यू टू कोलिजन, इसलिए वहाँ पे जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है ना उनकी एनर्जी वेरी हाई होती है और वो यानी कि यहाँ पे ड्यू टू वेरी हाई डीसेलरेशन, ड्यू टू लार्ज वैल्यू रेट ऑफ डीसेलरेशन यहाँ पे जो रेडिएशन कॉरिस्पॉन्ड करेंगे टू शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि एक्सरे रीजन में ही फॉल करती हैं यहाँ पे एक्सरेज, यानी यहाँ पे जो इनर्शियल ट्रांजिशन है तो एक्सरेज आनी ही आनी है। चार्ज पार्टिकल के स्लो डाउन होने की वजह से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी वो भी कौन सी होंगी, एक्स रेज ही होंगी बिकॉज ऑफ वेरी हाई डीसेलरेशन। अब आपको ही पता होना चाहिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जाकर टारगेट मेटल से टकराए और सारी काइनेटिक एनर्जी एक ही कोलिजन में लॉस कर दे तो हमारे पास ब्रैम स्टॉलिंग की वजह से मैक्सिमम एनर्जी की एक्सरे जो प्रोड्यूस होगी उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। इसे हम h/λ मिनिमम भी लिख सकते हैं, यानी जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम, यानी कि ब्रैम स्टॉलिंग की वजह से हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी की एक्सरे कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन एक ही कोलिजन में सारी एनर्जी लॉस कर देगी। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फटाफट अपनी एनर्जी एक ही कोलिजन में लॉस नहीं करते, वो अपनी एनर्जी ग्रेजुअली लॉस करते हैं। दे सफर मैनी कोलिजन्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट्स वाई एक्सरे कॉरिस्पॉन्ड टू लॉन्ग वेवलेंथ, यानी कि हमारे पास जो इनर्शियल ट्रांजिशन से एक्सरेज आएंगी उनकी वेवलेंथ कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती बल्कि वो स्पेसिफिक होती हैं। लेकिन ब्रैम स्टॉलिंग जैसे जो एक्सरेज आएंगी ना उनकी वेवलेंथ कंटिन्यूसली चेंजिंग होंगी क्योंकि वहाँ पे ब्रैम स्टॉलिंग के दौरान एक्सरेज कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लॉस करते हैं तो उस दौरान कंटिन्यूसली एक्सरेज इमिट होंगी जिनकी वेवलेंथ वक्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो 10 हम कह सकते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है आपको जो नज़र आता है उसकी रीज़न क्या होती है, ब्रैम स्टॉलिंग ही रीज़न है इसकी कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम की। यानी कि एक्सरेज दो तरह की होती हैं, एक होती हैं कंटिन्यूस एक्सरेज उसकी वजह ब्रैम स्टॉलिंग, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जिसकी वजह क्या होती है, इनर्शियल ट्रांजिशन। यहाँ पे डिस्क्रीट लाइंस इनर्शियल ट्रांजिशन को शो कर रही हैं और ये मैंने वैसे लेबल किया है कि यहाँ पे ये के बीटा होगी ये के अल्फा, क्योंकि के बीटा की एनर्जी ज़्यादा है ना, के बीटा में ज़्यादा एनर्जी गैप पाया जा रहा है। तो आप देखें यहाँ पे के बीटा इसको मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम होगी रेडिएशन की, और वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा। ये के अल्फा क्यों है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्गर है, वेवलेंथ लॉन्ग तो एनर्जी कम। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ एंटी टेस्ट भी अक्सर पूछते हैं। तो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम जो है ये क्यों होता है इसकी रीज़न आपको पता होना चाहिए। ब्रैम स्टॉलिंग की डेफिनेशन भी आ सकती है, बाज़ का प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के साथ कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम पूछते हैं, बाज़ का इनर्शियल ट्रांजिशन पूछते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम में जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। पूरा टॉपिक एक मैंने लिखवा दिया आपको, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बुक से आपने करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा। ठीक है, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ, 2 न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूँ। 7वें न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान हम पोटेंशियल डिफरेंस 3000 वोल्ट दे रहे हैं, तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी एक्सरेज की ड्यू टू ब्रैम स्टॉलिंग। तो हमने अभी पढ़ा है कि मैक्सिमम एनर्जी जो है एक्सरेज की ड्यू टू ब्रैम स्टॉलिंग वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। इसको मैं c/λ मिनिमम लिख दूंगा, तो लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला ये है, इसमें आप वैल्यू पुट करके वेवलेंथ कैलकुलेट करना। 8वें न्यूमेरिकल में कह रहा है कि आप बताएं कि अगर हमारे पास जो एक्सरेज इमिट हो रही हैं ड्यू टू इनर्शियल ट्रांजिशन उनकी वेवलेंथ ये है, तो बताएं कितना एनर्जी डिफरेंस है शेल्स के दरमियान जिससे हमें इतनी वेवलेंथ की एक्सरे मिल रही हैं। तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला c/λ है, तो यह इसमें आप वैल्यू पुट करके एनर्जी कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना और आगे आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर देना। 20.9 एग्जैक्ट 20.7 की तरह है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बस उन्होंने इसकी वैल्यू डिफरेंट दी है, बाकी कैलकुलेशन आपने यही करनी है जो न्यूमेरिकल नंबर 7 में पूछा है, तो इसकी आप कैलकुलेशन खुद ही करना। 10th न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम, उसकी स्पीड ये है, आपने बताना है उस शेल का नंबर, रेडियस भी बताना है उस शेल का, नंबर ऑफ शेल फाइंड करने के बाद एनर्जी भी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया था 2π/k² NH, से n का फॉर्मूला ये बनेगा, इसमें आप वैल्यू पुट करना k की 9×10⁻⁹, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19, स्पीड आपको गिवन है, प्लांक्स कांस्टेंट आपको पता है 6.63 × 10⁻34, आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4 आंसर आएगा। अगले 2 पार्ट मैंने खुद ही करवा दिए हैं। रेडियस आपको पता है किसी भी शेल का निकालने का फॉर्मूला कि n² r1
एन की जगह 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16, 16 को फर्स्ट शेल का रेडियस आपको ज़बानी याद होना चाहिए, जो मैंने बताया था 0.053 नैनोमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आ जाएगा। और एनर्जी हमने निकालनी है इस शेल की, चौथे शेल की, तो आपको तो जनरल फॉर्मूला के माइनस ई नोट ओवर एन स्क्वायर, ई नोट की वैल्यू 13.6 है, इसको 4 के स्क्वायर पे डिवाइड करें तो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। इससे आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। अल्लाह हाफिज़।